हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस और नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस के बारे में। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों के केसेस में आपका टीडीएस कटता होगा, जिसको कि आप बाद में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके क्लेम करते होंगे और उसका रिफंड आपको डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता होगा। बट सम टाइम ऐसा होता है कि आपका हर साल रिफंड ही बन रहा होता है और डिपार्टमेंट की तरफ से आपको रिफंड दिया जाता है जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए और उन सभी एसएससीज के लिए जिनके केसेस में ज्यादातर देखा गया है कि टीडीएस उनका रिफंड आता है डिपार्टमेंट की तरफ से जब वो अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, तो उनके लिए आज मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूं। और इनकम टैक्स में एक ऐसा सेक्शन है उन लोगों के लिए जिसके थ्रू आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आपका टीडीएस या तो कम रेट से काटा जाए या काटा ही ना जाए। तो ऐसा करने के बाद आपको डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है जिसको कि हम लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस या नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट में एलडीसी या एनडीसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एप्लीकेबल सेक्शन है सेक्शन 197 एंड 197 ए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर आपको ये एलडीसी और एनडीसी किस तरह से इशू होता है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है, कहां पर फाइल करनी है और कितने दिनों के अंदर आपको इसका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं लोअर और नो टैक्स सर्टिफिकेट अंडर इनकम टैक्स, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं एनडीसी और एलडीसी के बारे में। तो इसके बारे में बात करने से पहले हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है कि टीडीएस क्या है, टीडीएस के बारे में क्या है सेक्शंस और टीडीएस कहां पर अप्लाई होता है, ताकि हम एनडीसी और एलडीसी को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो देख लेते हैं सबसे पहले टीडीएस के बारे में क्या लिखा हुआ है। टीडीएस स्टैंड्स फॉर द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब एक पेयर रेसिपिएंट को मनी पे करता है तो उस समय पर वो एज पर द एप्लीकेबल सेक्शन एक टीडीएस काट लेता है, जो कि 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 2%, 1% भी हो सकता है। तो टीडीएस का मतलब वही है जो आप समझते हैं कि जब एक पेयर द्वारा रेसिपिएंट को दी जाने वाली मनी पर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, वहां पर एक अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है एज पर द डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स। तो वो होता है आपका टीडीएस। द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द एम टू कलेक्ट टैक्स एट द सोर्स फ्रॉम वेयर एन इंडिविजुअल इनकम इज जनरेटेड। तो टीडीएस को लाने का जो इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल था या ऑब्जेक्ट मैं कह सकता हूं, वो था कि जैसे ही कोई पर्सन किसी पर्सन को पेमेंट देगा तो वहां पर उसका एक इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा, इवन साथ के साथ वो सोर्स कैप्चर भी हो जाएगा कि एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को एक इनकम पे करी है जिस पर एक टीडीएस काट लिया गया है। सो दोस्तों, यहां पर और लिखा हुआ है टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन अ वेरियस इनकम सच एज सैलरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, commission received, dividend, etc. So different TDS rates have been prescribed by the Income Tax Act for a different payment and different categories of the recipient। तो जैसा कि आपको पता होगा, इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं जहां पर आप टीडीएस काटते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं 192B जहां पर आप सैलरी का टीडीएस काटते हैं, 194C जहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट का टीडीएस काटते हैं, 194A जहां पर आप इंटरेस्ट का टीडीएस काटते हैं, सिमिलरली 194J जहां पर आप प्रोफेशनल्स फीस का टीडीएस काटते हैं, 194I जहां पर आप रेंट का टीडीएस काटते हैं। सो देयर आर सो मेनी सेक्शंस एंड देयर आर सो मेनी रेट्स अंडर द इनकम टैक्स जहां पर अकॉर्डिंगली केस टू केस बेसिस पे आप टीडीएस की डिडक्शन करते हैं। तो दोस्तों, टीडीएस का जो पर्पस है वो एक लार्जर ग्रुप ऑफ पर्संस को कवरेज में लाना है ताकि उनकी इनकम कैप्चर हो सके और वो रिकॉर्ड हो पाए कि एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को ये इनकम पे करी है जिस पर प्रॉपरली टीडीएस काटा है या टीडीएस बुक किया है।
सो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों इस टीडीएस के प्रोविजन के चक्कर में सम टाइम ऐसा हो जाता है कि एक पर्सन जिसकी इनकम कभी टैक्सेबल ही नहीं होने वाली हो, उसका भी टीडीएस कट जाता है, और ऐसे में उसको वो टीडीएस रिफंड क्लेम करने के लिए अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, और आईटीआर फाइल होती है 1 साल खत्म होने के बाद। तो ऐसे में उसका कैश फ्लो बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हो जाता है, और उसके साथ इनजस्टिस हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, बट स्टिल उसका टीडीएस कट गया है जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। While TDS rates are determined in general considering larger income population as a whole and income category, it might lead to undue difficulties to certain taxpayers who would not have any taxable income, yet tax get deducted at source for them, which they end up claiming as a refund. तो उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके इसको रिफंड क्लेम करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर उन केसेस जहां पर टीडीएस कट जाता है और वो बाद में उसको रिफंड क्लेम करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है इनकम टैक्स में, जिसको कि हम एनडीसी एलडीसी के नाम से जानते हैं, लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस या नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिमूव सच अनड्यू हार्डशिप ऑन सच टैक्सपेयर्स, income tax law provides for an option to obtain a certificate from the assessing officer confirming either a lower rate of TDS compared to the rate specified under the law or nil rate of TDS depending on the facts and circumstances in each case based on the application made। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इनकम एंड द केस, आप अपने असेसिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देंगे, और उस एप्लीकेशन में आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो नॉर्मल रेट है टीडीएस का एज पर द डिफरेंट सेक्शंस, वहां पर हमें कुछ छूट दी जाए, वहां पर हमारे लिए कोई रिबेट मिले, जहां पर हमारा टीडीएस कम रेट से काटा जाए या फिर हमारा टीडीएस ही ना काटा जाए। तो इस बात को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं सेक्शन 194J प्रोफेशनल फीस की, जहां पर टीडीएस का रेट 10% है। तो आप अपने एओ को एप्लीकेशन दे रहे हैं, जहां पर आप ये कह रहे हैं कि मेरा टीडीएस 10% से ना काट के 5% से या 7% से या 8%, वट एवर द केस इज, और जो भी आपके सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स है उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं। या दूसरा ऑप्शन, आप ये कह रहे हैं कि मेरा जो टीडीएस है वो 10% से ना काट के 0% रखा जाए, इट मींस मेरा कोई भी डिडक्शन ना किया जाए इन रेस्पेक्ट ऑफ अ टीडीएस। तो इस तरह की आप एप्लीकेशन अपने असेसिंग ऑफिसर को देते हैं, जो कि केस टू केस ऑन अ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि वो एप्लीकेशन किस तरह से रिप्रेजेंट की जा रही है। सो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है फिर इसके बाद। Provision of Section 197 of the Income Tax Act 1961 provides taxpayer the facility of lower tax rate or nil deduction of TDS, जिसको कि हम TDS exemption के नाम से जानते हैं। This section maintain a balance between the requirement of cash flow to the taxpayer and realizing the government's dues at earliest। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जब भी आपको लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट मिलता है या नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपका जो कैश फ्लो है वो अच्छा हो जाता है। इट मींस अब आपका वो पैसा सरकार के पास ब्लॉक नहीं रहता, आपका टीडीएस कम कटता है या कटता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास कैश जल्दी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सरकार को ये चीज भी इंश्योर करनी होती है कि उनके जो ड्यूज है वो जल्द से जल्द सरकार को मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको एलडीसी इशू करने के बाद या एनडीसी इशू करने के बाद सरकार के जो ड्यूज हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस, उसमें कहीं भी कोई इशू ना आए। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं सेक्शन 197 एंड 197A को, कि आखिर ये सेक्शन क्या कहता है, किस तरह से यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं। सेक्शन 197 एंड 197A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर द फैसिलिटी ऑफ निल और लोअर टैक्स रेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस और टीडीएस एग्जेम्पशन।
सो फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं इसका क्रक्स कि अल्टीमेटली सेक्शन क्यों आया है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। सो यहाँ लिखा हुआ है, इफ एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न द टैक्स पेयर रियलाइज दैट his tax liability is considerably less than what he actually paid, then he can claim the refund for the same। तो सिंपल सा केस है दोस्तों, अगर आपका जो टैक्स ड्यू है वो उस अमाउंट से जो कि आपका ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है उससे कम है, तो उस केस में आप अपना रिफंड क्लेम करेंगे। इट मींस मैं कह सकता हूं, अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है 1000 रुपए और आपका टैक्स बनता है 700 रुपए, तो ऐसे में आप 300 रुपए रिफंड क्लेम करते हैं। एंड सम टाइम ऐसा भी हो जाता है जहां पर आपका टीडीएस कटा होता है 1000 रुपए, लेकिन आपका टैक्स कुछ भी नहीं बन रहा होता, तो आप ऐसे में पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम करते हैं एज ए रिफंड। लेकिन ये रिफंड आप तब क्लेम करते हैं जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। सो इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है, हाउएवर इन केस वेयर द टैक्स पेयर थिंक्स दैट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर विल बी नील or less than TDS rate applicable on a particular source of income, section 197 and 197A permits him to apply for a lower rate of TDS or no TDS। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो आएगी और आपका जो TDS है वो आप रिफंड क्लेम करेंगे, तो आप ऐसे में ऑन एडवांस बेसिस अपने AO को एप्लीकेशन दे सकते हैं, जहां पर अप्लाई कर सकते हैं आप नो डिडक्शन और लोअर डिडक्शन ऑफ अ टीडीएस। सो अगर आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी होगी फॉर्म नंबर 13 में। क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, टैक्स पेयर क्लेमिंग लो रेट और नो टीडीएस नीड टू सबमिट द एप्लीकेशन टू द असेसिंग ऑफिसर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म 13। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो फॉर्म नंबर 13 के थ्रू फाइल करेंगे, जो कि एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर अप्लाइंग दी एलडीसी और एनडीसी। दोस्तों, अगर आप लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट या नो डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना रिफंड क्लेम करें आईटीआर में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, इट इज एन ऑप्शन फॉर यू, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें बिना अप्लाई किए रिफंड क्लेम करना, तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन केस द टैक्स पेयर डज नॉट अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट दे कैन स्टिल क्लेम द रिफंड इन देयर एनुअल रिटर्न, जिसको कि हम आईटीआर के नाम से जानते हैं। तो जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे वहां पर आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्म 13 की, कि आखिर फॉर्म 13 क्या है, कैसे इसको फाइल करना है, कहां पर इसको फाइल करना है। सो फॉर्म 13 इज एन एप्लीकेशन जो कि टैक्स पेयर द्वारा फाइल की जाएगी, और ये जो एप्लीकेशन फाइल होगी वो एओ के पास फाइल की जाएगी। द एप्लीकेशन फॉर लोअर और नो टीडीएस अंडर सेक्शन 197 is to be made by the taxpayer to AO in a predefined format which is a form 13, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप एलडीसी या एनडीसी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 13 के अंदर अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। वंस द एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट इज सबमिटेड टू ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, जो कि आपका टीडीएस का ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर होगा। Application shall be disposed of within 30 days from the end of the month in which such application is received। तो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उस एप्लीकेशन को 30 दिन के अंदर डिस्पोज किया जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जिस महीने आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल की होगी। तो लेट से आपने दिसंबर मंथ में अपनी एप्लीकेशन फाइल करी है, तो 30 जनवरी तक आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। डिस्पोज ऑफ का मतलब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकती है और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी की जा सकती है। तो यहाँ पर एओ द्वारा आपको एक इंटीमेशन भी दी जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है या आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ, assessing officer will review the documents information submitted and may ask for a further query and documents before issuing a certificate or rejecting the application। तो सिंपली यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, जब भी एओ आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगा वो यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन।
चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे अगर आप अपनी फॉर्म 13 एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं फॉर एलडीसी और एनडीसी। तो देख लेते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट में। तो यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कॉपी ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अलोंग विद द एनक्लोजर एंड एक्नॉलेजमेंट फॉर द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर। आपको यहाँ पर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर, उसकी एक्नॉलेजमेंट और जितने भी वहां पर एनक्लोजर्स हैं वो सभी आपको देने होंगे पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के। इसके बाद आपको देना होगा वहां पर कॉपी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर फॉर अ प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है तो उस केस में आप अपना कॉपी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर भी प्रोवाइड करेंगे। इन केस ऑफ एसएससी हैविंग बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी फॉर द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, वो भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इफ एप्लीकेबल, तो ये आपको वहां पर प्रोवाइड करना होगा। इसके साथ साथ आपको देना होगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट फॉर अ प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर एंड एस्टिमेटेड कंप्यूटेशन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि यहाँ पर आप एओ के सामने एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि क्यों आपको एनडीसी या एलडीसी सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉपी ऑफ पैन कार्ड अटैच करना है। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर ऑफ ऑल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग यू, तो यहाँ पर आपको क्या देना है, हर वो पर्सन जो आपका टीडीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या आपको पेमेंट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको उसका 10 नंबर देना है। क्योंकि यहाँ पर आपका जब एलडीसी और एनडीसी इशू किया जाएगा तो वहां पर वो 10 नंबर भी मेंशन किए जाएंगे जिनके रेस्पेक्ट में आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है। फॉर एग्जांपल, आपने एक 10 नंबर के लिए अप्लाई किया है, तो जब वो कंपनी आपका टीडीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी तो वो अकॉर्डिंग टू दी सर्टिफिकेट एनडीसी है या एलडीसी है, प्रॉपरली आपका टीडीएस काटेगी या नहीं काटेगी। तो यहां पर वो सर्टिफिकेट केवल उसी 10 के लिए वैलिड होगा, उसी पेयर के लिए वैलिड होगा जिसका 10 नंबर उस सर्टिफिकेट में मेंशन है। तो मान लीजिए आपको 5 अलग अलग सोर्सेस से इनकम आती है और आप उन पांचों को ही अप्लाई करना चाहते हैं कि वो पांचों ही पेयर आपका टीडीएस ना काटें, तो आपको यहाँ पर पांचों 10 नंबर प्रोवाइड करने होंगे और एओ को वो पांचों नंबर आपके सर्टिफिकेट में मेंशन करने होंगे। अगर मान लीजिए एओ ने वहां पर 3 10 नंबर मेंशन किए हैं तो केवल वही 3 10 नंबर आपका टीडीएस नहीं काटेंगी या कम रेट से काटेंगी, और बाकी दो जो 10 नंबर बच गए हैं वहां पर आपके लिए कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है तो वो अपना टीडीएस प्रॉपर रेट से ही काटेंगी, वहां पर उनके लिए किसी भी तरह का वेवर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है एस्टिमेटेड इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इनकम। तो एओ यहाँ पर आपसे कोई और डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है जो कि केस टू केस और इनकम टू इनकम डिपेंड हो सकता है। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ फॉर्म 13। फॉर्म 13 कैसे फाइल किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ फॉर्म 13 के लिए सबसे पहले टैक्स पेयर या डिडक्टी को लॉगिन करना होगा ट्रेसिस की वेबसाइट पे, जहां पर वो अपना फॉर्म 13 सबमिट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली फॉर ग्रांट ऑफ अ सर्टिफिकेट फॉर अ डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट अ लोअर रेट और नो डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 197 एज पर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड बिलो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, टैक्स पेयर या डिडक्टी इस वेबसाइट पर आके अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट करेगा। अगर उसने पहले कभी क्रिएट नहीं किया है तो वहां पर वो एज ए टैक्स डिडक्टी अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करेगा। लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद वो लॉगिन करेगा जहां पर टैक्स पेयर और डिडक्टी को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी इन फॉर्म 13 अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली अंडर द डिजिटल सिग्नेचर और थ्रू ईवीसी कोड। तो आप अपनी एप्लीकेशन डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं और आप ईवीसी कोड के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। आफ्टर एन ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर अ लोअर और नो डिडक्शन सर्टिफिकेट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इट शैल रीच टू द टीडीएस असेसिंग ऑफिसर ऑन हिज और हर ट्रेसिस एओ पोर्टल। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे ये एप्लीकेशन और उसकी रिक्वेस्ट एओ के पास चली जाएगी जिसको कि वो अपने पोर्टल से एक्सेस कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, देन उसको वो रिव्यू करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, टैक्स पेयर डिडक्टी कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ हिज और हर एप्लीकेशन थ्रू ऑप्शन ट्रैक रिक्वेस्ट
फॉर फॉर्म 13 अंडर द टैब स्टेटमेंट फॉर्म। तो लॉगिन करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन अभी एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है या अंडर रिव्यू चल रही है। Once the assessing officer satisfy with the application in order and the income justify for the lower deduction or nil deduction of TDS, the assessing officer will approve the application। तो अगर एओ को लगता है कि आपकी इनकम लोअर डिडक्शन या नील डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, तो उस केस में वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा और आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। सेम विल बी कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर एंड डिडक्टर through their TAN number about the lower or nil tax detail along with the applicable dates। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो जाएगी तो आपको और आपके डिडक्टर्स को जिनके रेस्पेक्ट में आपको ये सर्टिफिकेट दिया गया है उनको भी इंटीमेशन चली जाएगी, जिसमें उनकी एप्लीकेबल डेट्स के साथ उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है, जो कि एक पर्टिकुलर डेट से लेके पर्टिकुलर डेट तक ही वैलिड रहेगा। दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो देख लेते हैं आखिर ऐसे कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है और हमें इसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द सर्टिफिकेट इशूड अंडर सेक्शन 197 इज ओनली वैलिड फॉर द असेसमेंट ईयर मेंशन इन द सर्टिफिकेट अनलेस इट इज कैंसिल्ड और द डेट मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट एक्सपायर। तो सबसे पहली चीज आपको जो देखनी है, आपने एक असेसमेंट ईयर के लिए अगर एलडीसी या एनडीसी इशू कराई है तो वो केवल उसी असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल है। आपको अगले असेसमेंट ईयर के लिए फिर से अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है अगर आप एलडीसी या एनडीसी चाहते हैं। तो मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आपको एलडीसी या एनडीसी इशू हो गया है, तो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आपको फिर से एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। तो यहाँ पर एक असेसमेंट ईयर में दिया गया सर्टिफिकेट दूसरे असेसमेंट ईयर के लिए वैलिड नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है फॉर अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर और उसको बीच में ही कैंसिल कर दिया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट आपका उस कैंसिलेशन डेट तक ही वैलिड होगा, भले ही वो असेसमेंट ईयर आपका अभी कंप्लीट ना हुआ हो। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लोअर और नील सर्टिफिकेट विल बी ओनली वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड mention in the certificate and the income limit which was specified in the certificate for the respective deductor। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों। ये थे वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए और आपको इनका ध्यान रखना है ताकि आप यहाँ पर किसी तरह की कोई गलती या मिस इंटरप्रिटेशन ना समझे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि अगर आप अपना टीडीएस बचाना चाहते हैं या कम कटवाना चाहते हैं तो आपको एलडीसी या एनडीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 13 में देंगे फॉर अ लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट और नो डिडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197। लेकिन यहाँ पर एक तरीका और है जिसके थ्रू आप अपना टीडीएस बिना कटवाए अपनी इनकम रिसीव कर सकते हैं, और इस केस में आपको लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन के लिए अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं होगी। सिंपली यहाँ पर आप एक फॉर्म फाइल कर सकते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं अपने बैंक्स के पास, ताकि आपको जब इनकम पे की जाए तो वहां पर आपका कोई टीडीएस ना कटे। तो इस वाले केस में आपको फॉर्म 13 फाइल नहीं करना है, एओ के पास कोई एप्लीकेशन नहीं देनी है। आप सिंपली यहाँ पर फॉर्म 15G या फॉर्म 15H फाइल कर सकते हैं बैंक्स के साथ, और उस केस में वहां पर आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा जब भी बैंक द्वारा आपको पेमेंट की जाएगी, जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड पेमेंट बैंक आपको देगा, वहां पर कोई भी डिडक्शन नहीं की जाएगी। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म 15G की। फॉर्म 15G इज अ डिक्लेरेशन that can be filed out by the fixed deposit holders individual less than 60 year of age and HUF to ensure that no TDS is deducted from their interest income for the fiscal year। तो यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फॉर्म 15G के बारे में, जो ये कहता है कि अगर आप 60 साल से कम इंडिविजुअल है या HUF है तो उस केस में आप अपने बैंक को फॉर्म 15G दे सकते हैं, जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं कि मेरी कोई और इनकम नहीं है
या अगर इनकम है तो वो बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि आपके स्लैब रेट है, जिसमें आपकी एक मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट दी जाती है कि इस इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो कि 2.5 लाख रुपए है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो वहां पर आप एक डिक्लेरेशन देते हैं अंडर फॉर्म 15G टू योर बैंक कि मेरी इनकम क्योंकि 2.5 लाख रुपए से कम है तो ऐसे में मेरा टीडीएस ना काटा जाए। तो जैसे ही आप ये फॉर्म बैंक को देते हैं, बैंक जब भी आपको आपके एफडी पर इंटरेस्ट पे करता है वो वहां पर आपका टीडीएस काटे बिना आपको इंटरेस्ट की पेमेंट दे देता है। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा फॉर्म आता है वो है 15H। तो 15H और 15G में एक सिंपल सा डिफरेंस है। 15G जो फॉर्म है वो एक इंडिविजुअल और एचयूएफ द्वारा दिया गया है जिसकी एज लेस देन 60 ईयर है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मतलब आपकी एज 60 साल से ज्यादा है, तो उस केस में आप 15G नहीं देंगे, आपको वहां पर फॉर्म 15H देना है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है फॉर्म 15H के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन अंडर द फॉर्म 15H इज टू बी सबमिटेड बाय द एसएससी who is above 60 year of age and whose tax liability is supposed to be nil. No deduction of TDS is made at the time of disbursement of income to such SSC by the banks. तो जब भी बैंक सीनियर सिटीजन्स को इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे वो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटेंगे अगर उस टैक्स पेयर ने या उस एसएससी ने बैंक्स को फॉर्म 15H सबमिट कर रखा है जिसमें उसने ये डिक्लेयर किया है कि मेरी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है और मेरे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनता है। तो उस केस में बैंक द्वारा दिए जाने वाले इंटरेस्ट की पेमेंट पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो दो केसेस फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जहां पर आप बिना टीडीएस कटवाए अपनी पेमेंट ले सकते हैं, जो कि मेनली इंटरेस्ट की पेमेंट होती है और बैंकों द्वारा ही दी जाती है। तो दोस्तों ये था वो पूरा कॉन्सेप्ट जहां पर आप 197 में अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर्म 13 में, ताकि आपको लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट एओ द्वारा इशू कर दिया जाए, जिससे कि आपका टीडीएस या तो कम रेट से कटे या ना कटे। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया फॉर्म 15G और H के बारे में, जहां पर आप बैंक से इंटरेस्ट की पेमेंट ले सकते हैं विदाउट डिडक्टिंग योर टीडीएस। तो ये थे वो दो कॉन्सेप्ट जहां पर आप टीडीएस कटवाए बिना अपनी पेमेंट्स ले सकते हैं या कम टीडीएस कटवाकर अपनी पेमेंट ले सकते हैं। और तीसरा तरीका जहां पर आप फॉर्म 15G/H नहीं देना चाहते हैं, आप एलडीसी एनडीसी नहीं देना चाहते हैं, तो वहां पर आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको आईटीआर फाइल करने के बाद आपका रिफंड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी एंड अकॉर्डिंगली आप अपने केस में प्लान कर लेंगे कि आप 197 में एलडीसी या एनडीसी अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म 15G या H देना चाहते हैं, या आप अपना टीडीएस रिफंड क्लेम करना चाहते हैं आफ्टर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। आई होप आपको ये सभी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।